हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिश्रु एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं ब्रिटेन के बारे में। 1800 से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन दुनिया में नहीं था। सिर्फ कुछ कॉमन लोग थे जैसे कि इंग्लिश, स्कॉटिश और आयरिश, जो कि इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते थे। कुछ ही टाइम बाद इंग्लिश नेशंस ने अपनी पावर को ग्रो करना शुरू किया और उन्होंने छोटे आइलैंड्स को अपने साथ मिलने के लिए इन्फ्लुएंस किया। इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर लेना 1688 में बंद कर दिया था और फाइनली इंग्लैंड को एक नेशन स्टेट बना दिया जहां पर इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज थी। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर बने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और उसके कुछ ही टाइम बाद इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को ओवरटेक कर लिया। इंग्लैंड ने स्कॉटिश नेशन के लोगों को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया। स्कॉटिश लोगों पर अपनी नेशनल लैंग्वेज बोलने के लिए और अपनी नेशनल ड्रेस पहनने के लिए बैन लगा दिया गया। बात करते हैं आयरलैंड की यूनिफिकेशन की। 18th सेंचुरी में आयरलैंड दो ग्रुप्स में डिवाइडेड था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प की सो दैट वो कैथोलिक्स पे डोमिनेंस पा सकें, और उसके कुछ ही टाइम बाद इंग्लैंड ने आयरलैंड को फोर्सफुली अपने नेशन में इनकॉर्पोरेट कर लिया 1801 में। थोड़े ही टाइम बाद एक नया ब्रिटिश नेशन बन के आया जिसका एक नया फ्लैग था और एक नया नेशनल एंथम था। तो ये था यूनिफिकेशन यूरोपियन कंट्रीज का। 18th सेंचुरी में आर्टिस्ट्स ने नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने के लिए कंट्रीज को पर्सोनिफाई करना शुरू किया, यानी कि किसी कंट्री को एक पर्सन का रूप देना शुरू किया, और उन्होंने हर कंट्री के लिए एक एल्गरी को डिज़ाइन किया। एल्गरी एक टाइप की फीमेल फिगर थी जो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करती थी। जैसे इंडिया के लिए भारत माता का फिगर इंडिया की एल्गरी कहलाता। अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की एल्गरी का नाम था मैरियन, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि वो रेड कलर की कैप पहनती थी, ट्राई कलर का झंडा पहनती थी जो कि लिबर्टी और रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करता था। जर्मनी की जो एल्गरी थी उनका नाम था जर्मेनिया। जर्मेनिया एक क्राउन पहनती थी ओक लीव्स का। ओक लीव्स का क्राउन हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता था। इस तरीके से यूरोप में फ्रांस और जर्मनी की एल्गरी फेमस हुई। बात करते हैं नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म के बारे में। तो नेशनलिज्म, जैसे कि आप सबको पता है, एक वो फीलिंग है जिसमें आप अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, उसकी हिस्ट्री और कल्चर से भी प्यार करते हैं। इंपेरियलिज्म का मतलब है कि जब रिच और पावरफुल कंट्रीज अपनी पावर को एक्सटेंड करने के लिए मिलिट्री का सहारा लेती है उन कंट्रीज पे कब्जा करने के लिए जो नॉन रिच हैं और नॉन पावरफुल हैं, उस चीज़ को इंपेरियलिज्म कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आइए पढ़ते हैं। 18th सेंचुरी में बल्कान नाम का एक रीजन था जिसमें मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया और कुछ छोटे कंट्रीज आया करते थे। बल्कान रीजन में एक लार्ज पार्ट ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। नेशनलिज्म और रोमांटिसिज्म से इन्फ्लुएंस होकर बल्कान के काफ़ी पार्ट्स ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट और फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। इस डिक्लेरेशन के बाद बल्कान में ही छोटे स्टेट्स के अंदर जेलसी पैदा हुई और उनमें राइट्स शुरू हो गए। ट्रेड रूट की वजह से बल्कान एक राइवलरी स्पॉट बन गया यूरोपियन पावर्स के बीच में, जो कि थे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी। और थोड़े ही टाइम बाद बल्कान रीजन में अपनी पावर्स को एक्सटेंड करने के लिए इन चारों कंट्रीज में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। जब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ, यूरोप में इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस हो गया था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सी कंट्रीज़ ने इंपेरियलिज्म का विरोध किया और अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाना चाहा नेशनलिज्म की फीलिंग को यूज़ करके। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय।